मध्य प्रदेश की ताजा खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट तो 5 सेकंड में डाउनलोड के साथ करो ने आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT जी नेट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए, डाउनलोड ऐप इंस्टॉल कीजिए। पूरी बना के रखे। भोपाल की सड़कों पे मैं मास्क लगाने उतरा था, अनाउंस भी हमने किया, स्वास्थ्य आग्रह भी किया, दुकानों पे गोले भी बनाए, लेकिन थोड़े लापरवाह हो गए। उसके कारण भयानक दूसरी लहर का हमको मुकाबला का सामना करना पड़ा। अब तीसरी लहर ना आए, इसके लिए हमको संकल्पबद्ध होना है। और इसलिए मैं दूसरी लहर की लड़ाई के लिए एक और जो काम हमने किया है, जन भागीदारी से कोरोना का मुकाबला। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां, उनने सरकारी प्रशासन के साथ मिलकर जो अद्भुत काम किया है वो स्तुत्व है। अभी हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां समाप्त नहीं की। कोरोना की तीसरी लहर के मुकाबले के लिए हमारी रणनीति है, खूब टेस्ट करो। हम रोज 75-80 हजार टेस्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव अभी भी आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, कभी कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं। टेस्ट करो, पॉजिटिव मिल जाए तो आइसोलेट करो, उनका इलाज करो, ट्रीट करो। और उसके साथ साथ तो वैक्सीनेशन का महान अभियान, वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान हम चला रहे हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 3,75,00,000 बहनों और भाइयों को टीके का पहला डोज लगाया जा चुका है। दूसरा डोज लगाने की भी कार्रवाई निरंतर जारी है। हमारा संकल्प है, हमारा प्रयत्न है कि दिसंबर के अंत तक हम अपनी पूरी जनसंख्या का टीकाकरण कर दें, क्योंकि ये केवल टीका नहीं है, जिंदगी का डोज है। ये हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। और इसलिए मैं सभी बहनों और भाइयों से अपील करना चाहता हूं, जिनको टीका नहीं लगा हो वो टीके का डोज जरूर लगवाए, जिनको पहला लग गया हो वो दूसरा भी जरूर लगवाए। तीसरी लहर का मुकाबला हमको हर हालत में करना है। और उसके लिए हम अपने अस्पतालों को, चाहे ऑक्सीजन बेड हो, ICU बेड हो, बच्चों के वार्ड हो, ऑक्सीजन प्लांट हो, युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस साल उत्तरी मध्य प्रदेश बाढ़ की विभीषिका से भी जूझा है। हमारे कई भाई और बहन ऐसे हैं जिनके घर मलबे के ढेर बन गए, जिनकी संपत्तियां तबाह बर्बाद हो गई है, फसलों की बर्बादी हुई है। मैं उन बाढ़ पीड़ित भाई और बहनों को आज फिर आश्वस्त करना चाहता हूं, चिंता मत करना। संकट है, आपदा है, लेकिन इस आपदा के पार सरकार निकाल के ले जाएगी। चाहे मकान बनाने का मामला हो, फसलों की क्षति का आकलन हो, उसके बाद राहत की राशि देना हो, पशु अगर बह गए हो तो उनके लिए भी राहत की राशि देना हो, चाहे भोजन की व्यवस्था करना हो, सरकार अपने स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बाढ़ पीड़ित भाइयों का राहत भी देंगे, पुनर्वास भी करेंगे और गांव का पुनर्निर्माण का काम भी किया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प को हमें पूरा करना है। हमने कोरोना की पहली लहर के समय आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया और 4 उसके मुख्य आयाम है: अधोसंरचना, गुड गवर्नेंस, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और रोजगार। अधोसंरचना का जहां तक सवाल है, हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। एक जमाना था इस मध्य प्रदेश की धरती पर, तब पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, लेकिन अब एक जगह भी कहीं गड्ढे हो जाते हैं तो वो मुद्दा बन जाता है। शानदार सड़कों का जाल बिछाया है। इस साल भी हम मध्य प्रदेश में 2000 किलोमीटर नई सड़कें बनाने वाले हैं, 2500 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण करने वाले हैं। और इसके लिए 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की हमने व्यवस्था की है। चंबल एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे हो या नर्मदा एक्सप्रेस वे हो, उस पर तेजी से काम करने का संकल्प हमारा है। सिंचाई की व्यवस्था का जहां तक सवाल है, आप जानते हैं मेरे बहन और भाइयों, 2003 तक मध्य प्रदेश की धरती पर खेतों में केवल 7.5 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। हमने सिंचाई की क्षमता को बढ़ा के 42 लाख हेक्टेयर कर दिया है और आगे 2026 तक हमारा लक्ष्य है 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। नर्मदा घाटी की हमारी योजनाओं पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। 26,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके नर्मदा घाटी की 10 सिंचाई की योजनाओं को पूरा करने का हमने संकल्प लिया है। कैन और बेतवा पर बांध बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता हो चुका है। 8,11,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी, 41 लाख लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था होगी, बिजली हमको अलग से मिलेगी। सिंचाई के मामले में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पानी के मामले में एक और प्रमुख तत्व है जिसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, वो है पीने का पानी। मैं जानता हूं मेरी बहनें और विशेषकर मेरी बेटियां कई जगह गांव में हैंडपंप से पानी भरती है, घंटों उनके बर्बाद होते हैं, सिर पे मटका या घड़ा लेके जाती है और हैंडपंप से जूझती रहती है। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन चलाया है। हमने संकल्प लिया है कि हम अगले साल तक 1,22,00,000 घरों में नल से जल देंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। और जल्दी मध्य प्रदेश में वो दिन लेके आएंगे मेरी बहनों
जब तुम्हें हैंडपंप से पानी नहीं भरना पड़ेगा, शुद्ध पेयजल नल जल बिछा के टोंटी वाले नल से घर पे देंगे। इस अधोसंरचना के विकास के लिए भी हम निरंतर काम कर रहे हैं, हम तेजी से काम कर रहे हैं। कृषि की अधोसंरचना के विकास के लिए हमारे प्रयास लगातार जारी है। बिजली के सेक्टर में आप जानते हैं कि बिजली की उपलब्धता हमने इतनी कर ली है कि अंधेरों के दिन फिर से मध्य प्रदेश को ना देखना पड़े। अगले साल फिर हम लगभग 2000 मेगावाट स्थापित क्षमता में और बढ़ोतरी और वृद्धि करने का काम करेंगे, लेकिन केवल परंपरागत ऊर्जा नहीं, सोलर ऊर्जा की तरफ हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। ये क्लीन एनर्जी है, ये ग्रीन एनर्जी है, और इसलिए हमने ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला किया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इस साल हमने ये संकल्प लिया है कि हमारी आंगनबाड़ी के भवन हो और चाहे हमारी स्कूल की बिल्डिंग्स हो, सबको हम सोलर लाइट से सुसज्जित करके वहां बिजली की व्यवस्था करेंगे। और ऊर्जा दक्षता, यूर्जा के बारे में ऊर्जा की बचत का संदेश देना। देखो, ऊर्जा की बचत भी बिजली का उत्पादन बढ़ाने का काम है। फालतू बिजली क्यों जाए, एक यूनिट बिजली भी बर्बाद क्यों। ऊर्जा दक्षता यह हमारा संकल्प है इस समय, और इसलिए मैं आपको भी अपील करना चाहता हूं, बिजली व्यर्थ ना जाए, इसका भी संकल्प लें। आखिर ग्लोबल वार्मिंग से भी हमें दुनिया को बचाना है, जलवायु परिवर्तन के खतरों का मुकाबला करना है। आप जानते हैं अच्छी तरह कि आज जलवायु परिवर्तन के कारण कई बार ग्लोबल वार्मिंग और कई बार ग्लोबल कूलिंग भी हो जाती है। अब अपने प्रदेश में एक हिस्सा बाढ़ से ग्रसित है तो दूसरा खरगोन और बड़वानी सूखे से पीड़ित है, और इसलिए हमको जलवायु परिवर्तन के खतरों का मुकाबला करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, ऊर्जा दक्षता, सोलर एनर्जी, इन तरीकों पर तो हम जाएंगे ही, लेकिन मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपसे भावुक अपील करता हूं, विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं कि रोज नहीं तो एक साल में एक पेड़ जरूर लगाना। अंकुर अभियान हमने चलाया है, उस अंकुर अभियान में लाखों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। आप भी पेड़ लगाओ, फोटो अपलोड करो, जब 1 महीने का पेड़ हो जाए फिर फोटो अपलोड करो। आखिर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ के हमें जाना है, और इसलिए हमको जलवायु परिवर्तन के खतरों का भी निश्चित तौर पर मुकाबला करना होगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, एग्रो इंफ्रा फंड प्रधानमंत्री जी ने जो बनाया था, उसका इस्तेमाल करने में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 के स्थान पर है। हम कृषि की अधोसंरचना के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 प्रमुख आयाम हैं, जिसके बारे में सरकार पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है। शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान देना, कौशल देना, नागरिकता के संस्कार देना। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज कहते थे, सा विद्या या विमुक्तये। स्वामी विवेकानंद कहते थे, शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। और नई शिक्षा नीति जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है, उस पर अमल करने के लिए, ज्ञान कौशल और संस्कारों की शिक्षा देने के लिए हमने सीएम राज स्कूल खोलने का भी फैसला किया है। हमारे पूरे प्रदेश में सीएम राज स्कूल एक अलग मॉडल बनेंगे। हम बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को कुंठित नहीं होने देंगे। नैसर्गिक टैलेंट, जो स्वाभाविक टैलेंट है, उसका प्रकटीकरण होना चाहिए, और इसलिए ये सीएम राज स्कूल खोलने का हमने संकल्प लिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर हमारे प्रयास जारी है। 13 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी की भी हम पूर्ति करेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ से लेके आधुनिक उपकरणों तक की व्यवस्था में लगातार सरकार लगी है, उसका प्रयत्न हम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था और रोजगार, उसके अर्थव्यवस्था के पुनर्जागरण के लिए मुझे स्वीकार करने में हिचक नहीं है कि कोरोना की दोनों लहरों ने हमारी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। हम फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। अपेक्षित निवेश आ रहा है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, और हमारा संकल्प है नौजवानों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन। और इसलिए हमने तय किया है, सरकारी क्षेत्रों, गैर सरकारी क्षेत्रों, निर्माण के क्षेत्रों, अधोसंरचना के निर्माण के क्षेत्रों, हमारी कोशिश होगी कि 1 लाख रोजगार के अवसर हम मध्य प्रदेश की धरती पर अपने नौजवानों को हर महीने पैदा करके दें, ताकि उनको काम धंधा और रोजगार मिल सके। सुशासन हमारा प्रमुख सूत्र है। गुड गवर्नेंस के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक ठीक ढंग से सुविधाओं का लाभ मिले, उसके लिए जन भागीदारी का मॉडल मध्य प्रदेश अपनाएगा। ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, दीनदयाल अंत्योदय समिति हम बना रहे हैं। योजनाओं का लाभ जनता के साथ मिलकर, जनता के लिए योजनाएं, जनता के लिए, जनता के द्वारा, अकेली प्रशासन की टीम नहीं, जनता मिलकर इन योजनाओं का लाभ देगी। मॉनिटरिंग भी हो जाएगी और आम आदमी तक लाभ मिलना भी निश्चित तौर पर सुनिश्चित होगा। अधोसंरचना के साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, लेकिन विकास समावेशी होना चाहिए। समावेशी विकास, विकास का प्रकाश जब तक गरीब की जिंदगी में नहीं आता, जब तक आम इंसान की जिंदगी में नहीं आता, तब तक वो विकास सचमुच में बेमानी है। और इसलिए जब मैं समावेशी विकास की बात करता हूं, तो सबसे पहले गरीब की चिंता हमको करनी पड़ेगी। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम, ये गरीब का प्रमुख विषय है। और इसलिए जब हम सस्ता राशन देते हैं, तो कोई ये ना सोचे
कि हम गरीब को फ्री में बांट रहे हैं, उसका हक हमें दे रहे हैं। आखिर ये धरती, ये संसाधन, ये खनिज, ये जंगल, ये खेत, ये खदाने कुछ लोगों की बपौती नहीं है, ये सबके लिए है, लेकिन सबके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो उनसे धन कमाते हैं, जो धन कमाते हैं उनसे हम टैक्स लेते हैं, और जो खाली हाथ है उनको हम सस्ता बांटते हैं। ये सामाजिक न्याय भी है। गरीब की चिंता मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबको पक्का मकान मिले, इसके लिए अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमारा संकल्प है, हर गरीब को पक्की छत मिल जाए, इसका इंतजाम कर देना। बच्चों की पढ़ाई मैं आज भावुकता के साथ करना चाहता हूँ, और मध्य प्रदेश के बेटे बेटियों को, अपने भांजे भांजियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, बेटा बेटियों, भले तुम गरीब घर में पैदा हुए हो, लेकिन ढंग से अपनी पढ़ाई पूरी करो। अगर तुम मेधावी हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी पढ़ाई में पैसे को कभी आड़े नहीं आने दूंगा। चाहे मेडिकल की शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग की टेक्निकल शिक्षा हो, कोई भी शिक्षा हो, हम अपने बच्चों के पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करेंगे। प्रतिभा को किसी भी कीमत पर कुंठित नहीं होने देंगे। इलाज रोग हमने देखा, कोरोना में हमने कोशिश की, हमारा जो आयुष्मान भारत पैकेज था उसमें और पैसा जोड़ के हम गरीब निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों का इलाज निःशुल्क कराने का काम करें। और आज भी हमारा संकल्प है, गरीब बहन भाइयों, निम्न मध्यम वर्गीय हो, आयुष्मान भारत के अंतर्गत 2.5 करोड़ कार्ड हम बना चुके हैं। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय भाई और बहनों, प्राइवेट अस्पताल में भी साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज तुम्हारा निःशुल्क सुनिश्चित किया जाएगा। उसके लिए सरकार कटिबद्ध है, बिना इलाज के हम किसी को रहने नहीं देंगे। गरीब की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में यह सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अभी हमने जेंडर बजटिंग की बात सुनी थी, लेकिन आज मैं ये तय कर रहा हूं, गरीब बजटिंग। कितने गरीब है गरीबी रेखा के नीचे? जितनी बड़ी आबादी गरीबों की है, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले हैं, बजट में उतना प्रावधान कुल बजट का उन गरीबों के लिए किया जाएगा ताकि हम उनका कल्याण कर सके। अपने किसान भाई और बहनों के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने अनेकों योजनाएं प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश की धरती पर इस 16 महीने में हमने 1 करोड़ 42 लाख रुपए अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत किसानों के खाते में डाला है। चाहे 0% ब्याज पर कर्जा देने का सवाल हो, और चाहे किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य पर खरीदने का सवाल हो। 1 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं चना मसूर खरीद के 26,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने डाला है। 37 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के हमने 7,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला है। हमने सरसों खरीदी, हमने चना मसूर खरीदा, और ये सरसों खरीद के भी हमने 500 करोड़ रुपया लगभग किसानों के खाते में डाला है। मूंग और उड़दा की खरीदी भी हम कर रहे हैं। अब तक 1100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में हम डाल चुके हैं। किसानों को चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो, उन योजना का लाभ भी दिया है, और फसल बीमा योजना के तहत भी उनके खाते में राशि डाली गई है। किसान कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी हमने परेड देखी, बहनें नेतृत्व कर रही थी। नारी तू नारायणी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। गंगा गीता गायत्री, सीता सत्या सावित्री और दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है हमारी नारियां। महिला सशक्तिकरण हमारा संकल्प है, और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बेटी के जन्म लेने से अंतिम सांस लेने तक सरकार हमने मां बहन और बेटी के साथ खड़ी की है। लाडली लक्ष्मी मेरी बेटियां 39 लाख से ज्यादा हो गई है। अब हमने तय किया है, बिटिया के जन्म के समय, लाडली बेटी के जन्म के समय 2,000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे। पढ़ाई के लिए अलग से पैसा दिए जाएंगे, और लाडली लक्ष्मी बेटियां जैसे कॉलेज में प्रवेश करेगी 20,000 रुपया उनको और दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा बेटियों की निःशुल्क हो, लाडली लक्ष्मियों की निःशुल्क हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। मेरी वो माताएं जो बेटा बेटियों की जन्म देती है, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देने का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के साथ हमने अलग से कार्यक्रम बना रखा है। बेटियों की शादी हो, चाहे उनके लिए साइकिलों का इंतजाम हो, यूनिफॉर्म गणवेश हो, और चाहे महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हो। ये जो महिला स्व सहायता समूह है, ये नया इतिहास रच रहे हैं। पिछले साल हमने लगभग 1,500 करोड़ रुपया इनके खातों में डाल के जो अलग अलग सामान बनाती है, इनकी सचमुच में सृजनात्मकता अद्भुत है। इनको और सशक्त किया जाएगा। सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण। अभी हमने तय किया, रजिस्ट्रियों में 3% की जगह अगर महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री होती है तो केवल 1% रजिस्ट्रेशन का शुल्क लगेगा। मुझे कहती हुई खुशी है, 10% ज्यादा रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम पर इस फैसले के कारण हुई है। महिला सशक्तिकरण में मेरी सरकार, हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे अलग अलग जो तबके हैं, जो किसान हो, महिलाएं हो, मेरे बेटे बेटियों, मैं फिर एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं,
निवेश बहुत बड़ी मात्रा में नौजवानों के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग हम छोटे छोटे उद्योगों का क्लस्टर बना रहे हैं, कई फर्नीचर क्लस्टर, कई नमकीन क्लस्टर, अलग अलग क्लस्टर बना के हम छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश है मेरे बच्चों कि केवल बाहर से निवेश ना आए, बाहर से तो हम निवेश ना आए, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती से अच्छे उद्यमी बच्चे हम खड़े करें। उसके लिए जल्दी हम एक और योजना लाने वाले हैं अपने बच्चों के लिए, जिनको बैंक से अगर लोन मिल रहा है तो उसकी गारंटी सरकार लेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी हम देंगे। उनको अपने उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध कराने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा के मामले में अपने बच्चों को मैंने पहले ही आश्वस्त करने का काम किया है। ये जो समावेशी विकास है, जो हमारे ग्रामीण और शहरी पथ विक्रेता है, छोटी छोटी दुकानों में कामकाज करने वाले, वो हमारी प्राथमिकता में है। उनको पूंजी हमने पहले भी उपलब्ध कराई है, आगे भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन समावेशी विकास के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है सामाजिक न्याय। ये सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमने ये तय किया है, हमारी अनुसूचित जाति जनजाति के मेरे बहनों और भाइयों जंगल में रहते हैं, सीधे साधे सरल भोले भाले कम में कुछ रहने वाले, लेकिन मुझे कई बार ये लगता है कि भौतिक प्रगति की चाह में तथाकथित सभ्य समाज ने वनों का विकास तो किया और वनों को बचाने की जवाबदारी अकेले हमारे जनजाति भाई और बहनों के ऊपर छोड़ दी। कई बार जंगल के कानूनों को हमने इतना कठिन बना दिया कि उनका आना जाना तक मुश्किल हो गया, सामान्य जीवन का निर्वाह करना तक उनके लिए कठिनाई का कारण बन गया। और इसलिए अनुसूचित जनजाति के जो बहन और भाई है, उनके लिए हमने तय किया है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके जीवन मूल्य, उनकी परंपराएं और उनके रोजगार, उनकी शिक्षा के लिए हम विशेष प्रयास करेंगे। और 18 सितंबर से अभियान हमारा प्रारंभ किया जाएगा। 18 सितंबर रघुनाथ शाह, शंकर शाह के बलिदान दिवस से लेके 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तक ये विशेष अभियान चलेगा। कला और संस्कृति की रक्षा का, शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य की रक्षा का, सिकिलसेमिया जैसी बीमारियां, थैलीसेमिया जैसी बीमारियां, रक्त विकार की अनेकों तरह की बीमारियां उनको उनके स्वस्थ जीवन में बाधा डालती है, उनका भी हम मुकाबला करेंगे। और सामुदायिक वन प्रबंधन में जनजाति भाई और बहनों को सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार दिए जाएंगे, ये स्पष्ट उद्घोषणा मैं करता हूं। हमारे अनुसूचित जाति के भी सुरक्षा की, सम्मान की, रोजगार की, शिक्षा की भरपूर चिंता की जाएगी। 17,900 करोड़ के आसपास इसके लिए हमने राशि का प्रावधान इस बजट में किया है। हमारे पिछड़े वर्ग के बहनों और भाइयों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने संविधान में संशोधन करके पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है। 27% रिजर्वेशन के नाम पर पिछले दिनों लगभग धोखा हुआ है, लेकिन हमारी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए लागू करने में हम कोई कसर न छोड़ें। और हम उसके लिए न्यायालय में हम जो आवश्यक पैरवी है उसका पूरा इंतजाम करेंगे। पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक नया कमीशन बनाने का भी मैंने फैसला किया है, जो व्यापक पैमाने पर पिछड़े वर्ग के भाई और बहनों की इन स्थितियों का अध्ययन करके उनमें सुधार के लिए अपनी अनुशंसाएं देगा। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हम कृत संकल्पित हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारे सामान्य वर्ग के जो निर्धन भाई और बहन है, 10% आरक्षण हमने उनके लिए सुनिश्चित किया है। लेकिन गरीब किसी भी वर्ग में पैदा हो, भूख और बीमारी वर्ग देख के नहीं आती, और इसलिए सामान्य निर्धन वर्ग का कल्याण भी सुनिश्चित किया जाएगा। अल्पसंख्यक हो या घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ भाई और बहनों, उनको भी स्थायी बसेरा मिले और वो समाज की मुख्य धारा में लौटे, इसके लिए हम विशेष प्रयत्न करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, सहकारिता एक और क्षेत्र है कि जिसके माध्यम से हम रोजगार के नए अवसर पैदा करने का प्रयास करेंगे। परंपरागत सहकारिता नहीं, सहकारी क्षेत्र के अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग जो मुद्दे हैं, उन पर हम काम करके केवल किसी के क्षेत्र में नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में भी व्यापक पैमाने पर अभियान हम चलाएंगे। सहकारिता के साथ साथ संस्कृति हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मध्य प्रदेश की संस्कृति बहुत अमीर है, सचमुच में हमारे यहाँ इतनी विविधता है और इतने तरह की संस्कृतियों के अलग अलग रंग है कि मैं देख के आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, रोमांचित हो जाता हूँ। हमने तय किया है, जो एक आज नहीं हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा, एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। एक ही चेतना सब में, इस एकात्मता का बोध कराने के लिए ओंकारेश्वर में अद्वैत वेदांत संस्थान बनाने का हमने फैसला किया है। आचार्य शंकर की विशाल प्रतिमा वहां स्थापित की जाएगी, वहां शोध होंगे, रिसर्च होंगे और कैसे दुनिया के सारे मतभेदों को दूर करने के लिए अद्वैत वेदांत उपयोगी हो सकता है, इसका अनुसंधान करके इसको जन जन के बीच में हम ले जाने का प्रयास करेंगे। केवल अद्वैत वेदांत संस्थान नहीं, हमने अहिल्या मां, जो देवी अहिल्या बाई, उनका स्मारक बनाने का फैसला किया है। बाजीराव पेशवा अद्भुत वीर थे, उनका भी स्मारक बनाया जाएगा। और अटल जी जो ग्वालियर की धरती पर पढ़े लिखे और बड़े हुए, उनकी स्मृति में भी एक विशाल स्मारक बनाया जाएगा। संस्कृति का हर रंग कैसे अपनी छटा मध्य प्रदेश की धरती पर बिखेरे, इसके लिए हम
कृत संकल्पित है। हमने जो ग्रामीण भाई और बहनें उनके जमीन पर उनका अधिकार उनको मिले, इसलिए स्वामित्व अभियान प्रारंभ किया है। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे पुलिस पे आज मैं कह सकता हूं, हमें गर्व है। सचमुच में हमने एक नहीं अनेकों अभियान चलाए माफियाओं के खिलाफ। मध्य प्रदेश की धरती पर अभियान चला, मुझे क्या प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश के हमारे पुलिस बल ने, पुलिस फोर्स ने, हमारे जवानों ने माफियाओं के दिमाग ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उनको बधाई देता हूं और आगे भी हमारा संकल्प है। हमने पुलिस बल को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस करने का फैसला किया है। नई टेक्नोलॉजी से वो लैस हो, इसके प्रयास भी हमारे निरंतर जारी है। उनके हाथों में हम और अधिकार दें ताकि वो और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करें। यह भी हमारा संकल्प है। चाहे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का मामला हो, हमने कड़े कानून बनाए। विशेषकर अवैध शराब के मामले में हमने फैसला किया है कि अवैध शराब का जो उत्पादन करते हैं, परिवहन करते हैं, बेचने का काम करते हैं, जहरीली शराब, हमने प्रावधान किया है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा तक भी दी जाएगी। कानून और व्यवस्था के मामले में हमारी पुलिस ने न केवल माफियाओं को खदेड़ा है, बल्कि हमारी मां बहनों, विशेषकर बेटियों की रक्षा के लिए मुस्कान जैसे विशेष अभियान चलाए और उनके परिणाम भी देखने में आए। 4000 से ज्यादा बेटियां वापस लेके ये हमारे पुलिस के बल लेके आए। नक्सलियों के खिलाफ हमारे पुलिस बल ने प्रभावी कार्रवाई की है और कई इनामी नक्सलियों को मारने में, पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मैं अपने पुलिस फोर्स को एक बार फिर से बधाई देता हूं। कर्मचारी जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक ले जाने के लिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारे कर्मचारियों ने बहुत निष्ठा से अपने काम को अंजाम देने का प्रयास किया है। मैं जानता हूं पिछले दिनों आर्थिक संकट के कारण जो अपेक्षित महंगाई भत्ता और सुविधाएं उनको मिलना चाहिए थी, सरकार दे नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था अब फिर पटरी पर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जल्दी कर्मचारी भाइयों के जो अधिकार हैं वो उनको सौंप दिए जाएंगे। आप जानते हैं मेरे कर्मचारी बहनों और भाइयों, केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का काम भी किया था तो हमने ही किया था। बीच में यह व्यवधान आया है। जैसे ही अर्थव्यवस्था ठीक होती है और पटरी पर आने के लक्षण पूरे दिखाई दे रहे हैं, हम सारे अधिकार आपको देंगे। मैं केवल इतनी अपील करना चाहता हूं कि पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से और पूरे समर्पण से हम अपने काम को अंजाम देते रहें। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, प्रदेश को बनाना केवल सरकार का काम नहीं है। अकेली सरकार नहीं बना सकती, केवल सरकारी अधिकारी नहीं बना सकते, केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बना सकते, केवल मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं बना सकते। अगर मध्य प्रदेश बनाना है तो मध्य प्रदेश के हर नागरिक को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना होगा। मैं आज आपसे यह अपील करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हमने जो एक मॉडल बनाया है, जन भागीदारी का मॉडल, जनता के साथ मिलकर फैसला करना। मैं एक बार फिर से मध्य प्रदेश की धरती पर पंचायतों का आयोजन प्रारंभ करूंगा। बीच में व्यवधान आ गया था, कोरोना काल के कारण भी हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाए। जनता के कल्याण की योजनाएं जनता के साथ मिलकर बनाएंगे और जनता के साथ ही उनको मिलकर क्रियान्वित करके नीचे ले जाएंगे। इसलिए अलग अलग वर्गों की पंचायतों का फिर से आयोजन का क्रम मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ करके उन वर्गों के कल्याण की हम नई योजनाएं बनाएंगे। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण जन भागीदारी के माध्यम से, यह हमारा संकल्प है। उसे जनता को भागीदार बना के न केवल योजना बनेगी बल्कि उनके क्रियान्वयन का काम भी किया जाएगा। मेरे प्रदेशवासियों, आप सबसे मैं यही निवेदन करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, हमें आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि जनता के बिना अकेली सरकार मध्य प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकती। और मध्य प्रदेश के निर्माण की बात में आप क्या करें, अगर ये मुझे कहना हो तो मैं एक ही बात करूंगा कि आपके जो कर्तव्य है नंबर 1, आप उनका ईमानदारी और निष्ठा के साथ पालन करें। किसान अन्न पैदा करे, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ईमानदारी से जनता की सेवा करें, पुलिस बल अपना काम करे, उद्योगपति और व्यापारी व्यापार और उद्योग बढ़ाने का काम करें। जो ड्यूटी हमारी है उस ड्यूटी को हम पूरी करें। दूसरा संकल्प आप लें कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप पालन करेंगे। इतनी धूप में हमारे जवान खड़े हैं, मास्क लगा के खड़े हैं, मास्क लगा के उन्हें परेड की है, शानदार परेड यहाँ पे उन्होंने की है। ये मास्क लगे जवान हमें संदेश दे रहे हैं कि आप भी कोरोना के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें, मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, कोविड के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। एक पेड़ आप अवश्य लगाएं। साल भक्ति में बात कर रहा हूं, बेटियों का सम्मान करें, बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं, स्वच्छता के अभियान में भाग लें। जो काम हम कर सकते हो अपने कर्तव्य के अलावा एक, वो काम आप जरूर करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ मिलकर समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हम निर्माण करेंगे। मैं अपने आप को ऐसे मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 रहेगा। तो आइए हम सब इस शुभ अवसर पर प्रदेश के मस्तक पर जन भागीदारी